नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दी कोड आईएएस। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे मैथ्स की रेगुलर क्लासेस। इसमें आपको कंप्लीट मैथ का सिलेबस मिलेगा। आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए और अपना कॉपी पेन रेडी रखिए और जो मैं बता रहा हूँ उसे आप जो है अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए। आप धीरे धीरे देखते देखेंगे कि पूरा ही सिलेबस आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी अतिरिक्त फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी सीसैट के पेपर की, आपको कंप्लीट मैथ का सिलेबस आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम सीखेंगे परसेंटेज क्या होता है। जैसा कि नाम बताता है परसेंटेज का कि प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक शत यानी 100। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत हमें क्या बताता है। ये हमें किसी भी पूर्ण वस्तु में किसी अन्य व्यक्ति का या आपका खुद का कितना हिस्सा है या कितना भाग आप हो जाता है वो बताता है। यानी कि प्रतिशत आपको आपकी हिस्सेदारी बताता है किसी भी पूर्ण वस्तु में। पूर्ण वस्तु से मेरा तात्पर्य यहाँ है कि किसी भी वस्तु को पूर्ण तब कहेंगे जब वह 100% होगी। सपोज करिए कि आपके पास एक वृत्त है जिसको आपने 4 भागों में बांटा है। तो अगर इसको हमने 4 भागों में बांटा है और इसका एक भाग हम काले पेन से इसको हम रंग देते हैं, तो यानी कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा जिस भाग में हमने काले रंग से स्केच पेन चलाया है वो वाला भाग उसका एक हिस्सा होगा। और कुल भाग कितने हैं? कुल भाग हैं 4, यानी कि 4 हिस्सों में एक हिस्सा मेरा है। अब इसे आप प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको प्रतिशत में लिखने के लिए हम इसे 100% से मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि हम गुणा 100 से नहीं करते, हम गुणा 100% से करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 100% का मतलब है 100/100। आपने मैथ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जब कुछ क्वेश्चन को हमसे सॉल्व नहीं होते थे तब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते थे और सेम नंबर से ही डिवाइड करते थे। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी ऐसा करते हैं। यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि आपका आंसर हुआ 25%। किसी भी चीज को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हमें 100% से गुणा करना होता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं 1। अब इसे हमें अगर प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? हम इसे 100% से मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे। तो यानी ये हमने 1 को 100% यानी कि 1 को 100% में चेंज कर दिया। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/2, तो और इसे मुझे प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इसे हमें 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 1/2 यानी कि 50, यानी कि 50%। आप यहाँ एक चीज और देखिएगा, यहाँ आपने 1 को 2 से डिवाइड किया है
1 होता है 100%, यानी कि 100%। आपने जब 100% को 2 से डिवाइड किया फिर भी आंसर आया 50%। इसी तरह आप और भी एग्जांपल लेके इस मामला में हमें 1/3 को 100% से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 100%/3। अब हम जो बचपन से पढ़ते आए हैं बेसिक डिवाइड करने का मेथड, उससे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 3 3 9, 1 3 3 9, 1.33 9, 1.33 9। इस तरह देखिए हमारा आंसर कुछ 3.333% आएगा। हमें केवल 2 अंकों तक निकालना होता है। आपको पता ही होगा कि डिवाइड में हम केवल दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही कार्य करते हैं, उसके बाद हम कार्य नहीं करते हैं। तो यानी कि 1/3 का प्रतिशत 33 सही। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन या भिन्न है जिनके प्रतिशत लिखवा देता हूँ। आप इन्हें अच्छी तरह से घर पे याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है और धीरे धीरे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी वैसे लगभग हम सभी महत्वपूर्ण जितने भी फ्रैक्शन हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके जो है हम सीखेंगे कि उनको कैसे हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ। 1/2 का होता है 50%, 1/3 का होता है 33%, 2/3 का होता है, देखिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है 1/3 का कितना है 33.33%। अब इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2 × 1/3। अब देखिए 2 को वैसा ही लिखा रहने दीजिए और 1/3 की जगह पर हम लिखेंगे 33.33%। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा क्या आएगा परसेंट। आपने देखा ये कितना आसान है। चलिए आगे करते हैं। 1/4%, तो क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं करना है, 1/4 × 100%। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25, तो यानी कि ये हुआ 25%। इसी तरह आप कुछ महत्वपूर्ण जो आपको दिए गए हैं प्रतिशत, उनके बारे में आप नोट करते चलें। इसके बाद हम लिखेंगे 1/6 का को प्रतिशत में चेंज करेंगे। क्या आएगा इसका, इसका आएगा 16:2/3%। इसी प्रकार हम करेंगे 1/7 को, सॉरी यहाँ पर परसेंट लगाना जरूरी है, यहाँ आएगा 40:2/7%। और इसी प्रकार हम करेंगे 1/8 का इंटू 100, तो इसका क्या आएगा 12:1/2%। ये कुछ महत्वपूर्ण थे, इनको मैं अब रब कर देता हूँ, उसके आगे मैं और आगे आपको और सारे लिखवाता हूँ। यदि कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिल जाए 20
परसेंट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से 20 हिस्सा अगर कहीं आपको 20% लिखा मिल जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 20/100। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें, यानी कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो हमें सिंपली डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। तो यानी कि ये हुआ 1/5। बिल्कुल इसी तरीके से यदि आपको कहीं 45% लिखा मिलता है और आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हुआ हमारा आंसर? 9/20। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब आप इसको और अब हम बिल्कुल बेसिक सवालों से आपको शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैप्टर परसेंटेज की। तो सबसे पहला जो आपको इसमें टाइप का क्वेश्चन पूछना है वो बहुत बेसिक है, वो अब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करने में इस प्रकार के क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों के हम 2-3 टाइप देखेंगे, ताकि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको परसेंटेज के बारे में आपके माइंड में बन जाए। तो पहले क्वेश्चन नोट करिए कि 4/6 का कितना प्रतिशत है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा है 4/6 का कितना प्रतिशत है, यानी कि रेफरेंस आपको लेना है 6 का। आपसे यही तो पूछा है कि 6 से 4, यानी कि 4 जो है वो 6 का कितना हिस्सा है, कितना भाग है, उसको आपको प्रतिशत में बताना है। और अभी हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना सीखे हैं, तो उसी तरह करेंगे। यानी कि अगर 6, आपके पास कोई 6 वस्तुएं हैं और उसमें से आप 4 वस्तुएं ले लेते हैं, यानी कि आपको पता करना है कि आपने उस वस्तु का कितना हिस्सा, कितने प्रतिशत हिस्सा अपने पास रख लिया है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें इसे 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ आएगा 400/6। अब हम इसे बेसिक तरीके से जैसे भी आप करते हैं, अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल बेसिक वाला मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि 6, यहाँ पर इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी ये गलती हुई। चलिए 36, यहाँ कितना आया, यहाँ आया 4, फिर 36 कितना आया यहाँ पे 4 और पॉइंट लगाया हमने, फिर ये बन गया 40, यानी कि इसका आंसर होगा 66.66%। यानी कि जो 4 है वो 6 का कितना परसेंट है,
वो 46 का 66.66% है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 6 से कितने प्रतिशत कम है। आप सबसे पहले ये मुझे बताइए कि 4 6 से वास्तविक रूप से कितना कम है, यानी कि 4 माइनस 6, यानी कि आपको पता है इसका आंसर होगा 2, यानी 4 6 से 2 कम है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 4 तो 6 तो बड़ा है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको जनरली सोचना है। सपोज करिए इस तरह इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो यानी कि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। अब आपको बताना है 4 6 से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, उसमें आपसे रेफरेंस किसका लिया है, 6 का, यानी कि आपने देखा 4 माइनस 6 और नीचे 6 इंटू 100। प्रतिशत लगाना मत भूलिएगा वरना आंसर सही नहीं आएगा। देखिए, यानी कि हमने देखा कि यहाँ आया 2 6 इंटू 100, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 200/6। चलिए इसको बेसिक तौर पे जैसे आप लगा सकते हैं वैसे लगाइए। चलिए हम लोग पहले करते हैं 2 1 2, 3 6। अब आप सीख चुके हैं कि यहाँ पर 100% ऊपर आया है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 33.33%, यानी 4 6 से 33.33% कम है। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा, 10 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमें क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस। आपको पता है 10 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि वास्तविक तौर पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि वास्तविक तौर पे 10 8 से कितना अधिक है, यानी कि 10 8 से 2 अधिक है, और ये हो गया आपका 2, और रेफरेंस इसको लिया है 8 को लिया है, यानी कि 10 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर हम 8 करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 100%। अब देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। 2 1 2, 2 4 8, यानी कि 1/4 इंटू 100%। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपने अभी सीखा है कि इसका आंसर 25% होगा, यानी जो 10 है वो 8 से 25% अधिक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेनी होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने बचपन में इसे पढ़ा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन होते क्या है, मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि क्या 2:4/2 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जी नहीं, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी होता है तो कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि ये सही फॉर्म में नहीं लिखा गया है। इसे हम
इस तरह भी लिख सकते हैं 4/2। अब 4/2 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि हमारा जो इसका रियल आंसर है वो होगा 4। इसीलिए हम कभी भी मिक्स फ्रैक्शन को देखते समय पहले ये देखते हैं कि वह वास्तविक मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं, क्योंकि जैसे आपने देखा यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा थी, इसलिए हमारा जो आंसर आया वो 4 आया। लेकिन अगर यही मैं आपसे कहता हूँ 11:1/3, क्या ये एक मिक्स फ्रैक्शन है? तो आपको कंडीशन तो पता ही है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो आपको जो दिया गया है नंबर 11:3/2, तो क्या यह एक मिक्स फ्रैक्शन है? नहीं, यह एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि 11:3/2 यानी कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है, यानी कि अभी इसको और हमें सही फॉर्म में लिखना बाकी है। तो हम क्या करेंगे? 11 + 3/2 इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3/2 को आप क्या लिखते हैं? 3/2 को आप लिखते हैं 1:1/2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। तो यानी कि इसकी रियल मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या हुई? 12:1/2। तो आप समझ गए कि आपको इसे कैसे करना है। अब इसी तरह अगर हम एक क्वेश्चन आपसे लेते हैं, सपोज करिए 47:8/3, तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये मिक्स फ्रैक्शन होगा? जी नहीं, ये एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज देखनी होगी। किसी भी स्थिति में न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिखना होगा। 47 + 8/3। अब हम 8/3 को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर आपको वैसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने में अगर आपको वैसे दिक्कत होती है तो आप इसे जो है नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी तो आपको फिर ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 2 ज़ा 6 और ये कितना हुआ? 2, यानी कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन में हम किस तरह लिखेंगे? 2:2/3, यानी कि 47 + 2:2/3, यानी कि 49:2/3। ये हमारी हुई इसकी रियल मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। अब अगर आपको कोई कहता है कि 633.33 को आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब हम किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में से परसेंटेज में या किसी भी चीज़ को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि 1 की वैल्यू इस हिसाब से क्या हुई? 1 की वैल्यू हुई 100%। इतना आपको समझ में आया? अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 633.33%। अब हम पहले इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम इसे 600 + 33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है,
100%, जब 1 की वैल्यू 100% है तो 600% की वैल्यू क्या होगी? 6। और अभी आपने, जब मैंने आपको कहा था कि कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी होंगी, उसमें हमने पढ़ी थी कि 33.33% की वैल्यू क्या होगी? 1/3। और अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 6:1/3। लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसे हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई प्लस इसको एडिशन, यानी कि 6 को 3 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई करिए, कितना? 18 प्लस 19/3। ये हुआ हमारा आंसर। कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन की वैल्यूज जो पेपर में आती हैं, या आपको जो आगे जो क्वेश्चन है उनको करने में आपको बहुत हेल्प होगी इससे, तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज यहाँ पर लिखवा देता हूँ। आप इसे अपनी नोटबुक में जो है नोट कर लें और इसे अच्छी तरह लर्न कर लें। 2-3 बार में लिख के आप आराम से आपको याद हो जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।